आज हम लोग साइकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत सेल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। हिंदी में इसको हम लोग कोशिका चक्र भी कहते हैं। सेल साइकिल का सिंपल सा फंडा ये है कि जैसे हम लोगों का जीवन चक्र होता है कि हम लोग सबसे पहले बर्थ लेते हैं, उसके बाद एडल्ट होते हैं, एडल्ट होने के बाद में हम लोगों के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है और उसके बाद में हम लोगों की भी संतानें बनती हैं और फाइनली हम लोगों की डेथ हो जाती है। तो एक प्रकार का ये साइक्लिक प्रोसेस है। सेम वे वैसे ही सेल साइकिल है। सेल साइकिल में क्या होता है कि कोशिका का निर्माण होता है, सेल का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेल डिवाइड होती है। सेल डिवाइड होने के बाद में एक नई सेल बनती है, वो रेस्टिंग स्टेज लेती है और रेस्टिंग स्टेज के बाद में फिर वो सेल प्रिपेयर हो जाती है दोबारा डिवाइड होने के लिए। तो आज उसी क्रम में हम लोग देखते हैं। शॉर्ट वीडियो है, इसमें बहुत ही कम समय में मैं आप लोगों को सारी चीजें समराइज कर दूंगा। तो आप देखिएगा, सबसे पहले जो सेल साइकिल है, सेल साइकिल दो भागों में डिवाइड होती है। पहला होता है एम फेज और दूसरा होता है आई फेज। एम फेज को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस फेज, बात एक ही है, और दूसरा आई फेज जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज फेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। सबसे पहले जो एम फेज है, एम फेज के तीन भाग होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। दैट इज द 4 पार्ट विच आर इंक्लूडेड इन द एम फेज। और आई फेज में क्या होते हैं? तीन होते हैं, G1, S और G2। G1 को हम लोग बोलते हैं गैप फर्स्ट, S को बोलते हैं सिंथेटिक फेज और G2 को बोलते हैं गैप 2 फेज। तो ये पूरी एक समरी हो गई। अब ये साइकिल कैसे रेगुलेट करती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि साइकिल कैसे चलती है और कौन से स्टेप किसके बाद आते हैं। तो इस डायग्राम पर आप कंसंट्रेट करिएगा। जो डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो फेज मैंने जो जैसे यहाँ पर बताए थे आपको, एम फेज और आई फेज। तो ये आपका एम फेज हो गया और ये पूरा आपका आई फेज हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेज। कोई कंफ्यूजन? अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एम फेज में 4 भाग होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और इसके बाद में जो ये आपको आई फेज दिख रहा है, इसमें 3 पार्ट है, G1, S फेज और G2। तो इनडायरेक्टली अगर हम कहें तो ये दो एम फेज में 4 भाग हो गए और आई फेज के कितने भाग हो गए? 1, 2 और 3 भाग हो गए। अब देखते हैं कि किस फेज में क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं, जब कोई सेल यहां से नहीं बनती, इस जगह देखिएगा यहां पर लिखा है मैंने 2 डॉटर सेल, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। जब कोई नई सेल बनती, नई सेल का मतलब हो गया न्यू बॉर्न सेल, बिल्कुल इमेच्योर है। तो जैसे हम लोग भी जब छोटे से होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, हम लोगों को फूड मटेरियल की जरूरत होती है, बॉडी मेच्योर होती है, बॉडी को मेच्योरेशन के लिए कुछ तत्वों की जरूरत होती है। सेम वे वैसे ही सेल को क्या चाहिए? कुछ टाइम चाहिए अपने आप को मेच्योर करने के लिए। और इस स्टेज में क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं G1। ये यहां पर कौन सी स्टेज हो गई? G1। या देखिए G1 लिखा है। तो G1 स्टेज में क्या होता है? सेल ग्रोथ करती है और सेल का डेवलपमेंट होता है। और क्वेश्चन कई बार नीट में भी पूछा गया है कि यहां पर किस प्रकार कौन सी प्रोटीन बनती है, तो यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, तो G1 फेज में क्या होगा? सेल ग्रोथ करेगा, सेल का डेवलपमेंट होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगी और साथ ही में आरएनए का भी निर्माण होता है। मैंने यहां पर लिख रखा है कि G1 अवस्था में आरएनए और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब अगली स्टेज पर हम लोग ध्यान देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एस फेज। एस फेज को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फेज। इसमें डीएनए का निर्माण होता है। क्या होता है? डीएनए का निर्माण होगा। डीएनए जितना भी है वो यहां पर जस्ट डबल हो जाता है इस एस फेज में। यहां पर मैंने दे रखा है। इसके बाद में एस फेज के बाद में आता है G2 फेज। G2 फेज में जैसा यहां पर था वैसा यहां था, बस अंतर ये हो गया कि यहां से सेल डिवाइड होगी। यहां इस अवस्था के बाद जब सेल इस स्टेज में पहुंचेगी तो वो डिवाइड होगी। तो इसके लिए सेल को कुछ फिर से चीजें चाहिए अपनी ग्रोथ करने के लिए। तो यहां पर दोबारा न्यू प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यू आरएनए और प्रोटीन का भी निर्माण होता है। और डीएनए तो यहां पर पहले से था ही जो पहुंच गया। तो इस तरीके से ये इंटरफेस की अवस्था पूर्ण हुई। G1, S और G2 ये कलेक्टिवली कौन सी हो गई? इंटरफेस। और अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग चीजों का निर्माण हुआ। इसके बाद क्या होता है? सेल जो होती है जब इस G2 अवस्था के बाद माइटोसिस अवस्था में पहुंच जाएगी
और माइटोसिस में 4 अवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यहां पर मैं माइटोसिस डिवीजन आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए अगला लेक्चर आएगा जिसमें मैं सेल डिवीजन दोनों माइटोसिस और मियोसिस के बारे में बताऊंगा। इसीलिए यहां पर सिर्फ इसी बात की चर्चा करते हैं कि जैसे ही सेल यहां पहुंचेगी और माइटोसिस को पूरा करेगी, कंप्लीट करेगी, मतलब प्रोफेज अवस्था से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टीलोफेज अवस्था में पहुंचेगी, फिर फाइनली जो पेरेंट सेल है वो हमारी 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। यहां पर लिखा है ये 2 डॉटर सेल का निर्माण हो गया। These 2 daughter cell are formed when this stage are completed। ठीक, 2 डॉटर सेल बन गए। इस प्रकार ये हमारी पूरी सेल साइकिल कंप्लीट होती है। अब सेल साइकिल में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनको आपको जानने चाहिए। यदि कोई सेल जैसे ही इस एम फेज के को क्रॉस करती है और इस जीवन से रिपेल हो गई, यानी वो सेल साइकिल से बाहर हो गई, तो इस अवस्था को हम लोग बोलते हैं G0 फेज। G0 फेज में कोई भी सेल अगर बाहर निकल जाती है तो वो डिवाइड नहीं होगी, डिवीजन में नहीं रहेगी, वो हमेशा ही ऐसे ही पड़ी रहेगी। इसके अलावा यहां पर 2 आपको चीजें दिख रही होंगी, 2 केमिकल कंपोनेंट है, CDC2 काइनेज जीवन साइक्लिन और दूसरा है CDC2 काइनेज प्लस माइटोटिक साइक्लिन। ये 2 ऐसे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो इस सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। संचालित करने के लिए इन 2 एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो जीवन स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये क्या है, G2 स्टेज के लिए। तो दीज 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में जो एक सीक्वेंस मैंने यहां पर बनाया है कि एम अवस्था के बाद आएगी जीवन के बाद यस के बाद G2 और G2 के बाद फिर वो क्या कहा जाएगी, M। तो इस प्रकार ये सीक्वेंशियल प्रोसेस चलता रहता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। थैंक यू।